रसोड़े में भूत था। सबको पता है कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमें जो पता है वह किसी को नहीं पता। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वह देखकर आपका दिल दहल जाएगा। दुनिया समझती है भोदी परिवार की 2 बहुएं हैं, आशी और ओपी, पर भोदी परिवार की 3 बहुएं थी। तीसरी का नाम था शकुंतला। कोकिलाबेन भोदी का दिकरा रहम भोदी की पहली बीवी थी शकुंतला, जो कोकीबेन का टॉर्चर सह ना पाई और उसने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। भोदी परिवार की इज्जत बचाए रखने के लिए यह बात कभी बाहर ही नहीं आई। फिर कुछ साल बाद भोदी परिवार में 2 बहनें बहू बनकर आईं, आशी और ओपी, और दोनों भी कोकीबेन भोदी के टॉर्चर का शिकार बन गई। रसोड़ा। आशी और ओपी रसोड़े में नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तभी वहां भोदी परिवार की हिटलर सास कोकीबेन आती है। आशी, ओपी, क्या कर रही हो तुम? जय श्री कृष्णा काकी जी। जय श्री कृष्णा माँ जी। जय श्री कृष्णा। बहरी हो क्या? मैंने पूछा क्या कर रही हो? काकी जी नाश्ता बना रही हैं, ढोकला बना रही हैं। ढोकला? तुम जानती हो ना ढोकला मुझे कतई पसंद नहीं। तो बताइए माँ जी, क्या बनाऊं आपके लिए? छोले भटूरे। ठीक है माँ जी, मैं बनाती हूँ। तब तक आप जूस पी लीजिए। ओपी बहू ग्लास में जूस भरकर कोकी को देने जाती है कि अचानक वह फिसल जाती है और जूस कोकी की साड़ी पर गिरता है। कोकी गुस्सा होती है और ओपी को तमाचा मारती है। बेवकूफ लड़की, काम करने की अकल नहीं, मेरी साड़ी खराब कर दी। माफ कीजिए माँ जी, अब बाथरूम होकर आइए, ठीक हो जाएगा। तुम भी चलो मेरे साथ। मैं बस कुकर में चने चढ़ाकर आती हूँ। कोकीबेन बाथरूम जाती है। ओपी कुकर में चने चढ़ाती है और बाथरूम की तरफ भागती है। हिटलर औरत मेरी फूल सी बहन पर हाथ उठाती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। तभी आशी को मम्मी का फोन आता है और वह बातें करते करते बाहर चली जाती है। अचानक रसोड़े का माहौल बदल जाता है। तेज हवा चलने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं और रहम भोदी की पहली बीवी शकुंतला का भूत रसोड़े में प्रकट होता है। कितने सालों से भटक रही हूँ, बदले की आग में जल रही हूँ। कोकी से बदला लेने का यह अच्छा मौका है। कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देती हूँ। कोकी के रसोड़े में आते ही धमाका हो जाएगा। ऐसा कहकर शकुंतला का भूत कुकर से चने निकालकर खाली कुकर गैस पर चढ़ा देता है और गायब होता है। इधर कुकर में प्रेशर बढ़ने लगता है। कुकर जोर जोर से सीटी बजाने लगता है। सीटी की आवाज सुनकर हॉल में बैठी कोकीबेन गुस्सा हो जाती है। एक काम ढंग से नहीं कर सकती है, मुझे ही देखना पड़ेगा। कोकीबेन रसोड़े में आती है, कुकर उठाकर हिलाने लगती है। तभी अचानक कुकर फट जाता है और जख्मी कोकीबेन बेहोश होकर गिर जाती है। शकुंतला का भूत हंसता है। मजा आ गया। धमाका सुनते ही सब घर वाले भागते हैं। कोकी को उठाकर कमरे में लाया जाता है। रहम डॉक्टर को लेकर आता है। डॉक्टर दवाई देकर चला जाता है और कोकी को आराम करने की सलाह देकर सब लोग कमरे से चले जाते हैं और कोकी उलझन में पड़ जाती है। आखिर खाली कुकर गैस पर चढ़ाया किसने? ओपी बहू तो चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। फिर रसोड़े में कौन था? आशी। यह हरकत आशी ही कर सकती है। आज तो मुमकिन नहीं, पर कल मैं आशी की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। यह सुनकर शकुंतला का भूत हंसने लगता है। मैं भी देखती हूँ
कल तू क्या करती है, क्योंकि कल तेरा सामना मुझसे होने वाला है। दूसरे दिन जब आशी अपने कमरे में आराम कर रही थी, तब कोकी ओपी को खींचते हुए आशी के कमरे में आती है। बा और मोटा भाभी भी कोकी के पीछे पीछे आशी के कमरे में दाखिल होते हैं। क्या बात है, आप सब यहाँ कैसे? ओपी बहू, कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने बाथरूम में गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी। तब रसोड़े में कौन था? मैं थी? तुम थी? कौन था? कौन था? तभी शकुंतला भूत ओपी के शरीर में घुस जाता है और कहता है, भूत था, कल रसोड़े में भूत था, मेरा भूत, शकुंतला का भूत। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। शकुंतला, तुम तो मर चुकी हो ना? हाँ, मर चुकी हूँ, पर तुम्हें सबक सिखाने वापस आई हूँ। तुमने मुझे बहुत टॉर्चर किया था कोकी, पर मैं तुम्हें और किसी पर जुल्म नहीं करने दूंगी। ओह, तो कल खाली कुकर तुमने गैस पर रखा था, मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए? तो तुम्हें क्या लगा रसोड़े में राशि थी? अरे वह तो अपनी मम्मी से फोन पर बात कर रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने कुकर से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सबक सिखाने के लिए? हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। कैसा लगा मेरा सबक? अगर तुमने फिर से ओपी और आशी को तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर 2 मिनट के अंदर तू यहाँ से नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाऊंगी। क्या करेगी तू? नहीं जाएगी? रुक, रहम दिख रहा। रहम का नाम सुनते ही शकुंतला का भूत बुरी तरह डर जाता है, कांपने लगता है और ओपी का शरीर छोड़कर 2 सेकंड में ही भाग जाता है। ओपी जोर से झटका खाती है और होश में आती है। माँ जी, यह मुझे क्या हो गया था? क्या किसी भूत ने वश किया था मुझे? हाँ, तुम दोनों को भूत ने वश किया है और वह भूत है काम चोरी का भूत। आइंदा किसी भूत के बहकावे में आकर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी गयो? जी काकी जी। तो खड़ी क्या हो, लग जाओ काम पर, भागो रसोड़े में। आशी और ओपी रसोड़े भागती हैं और काम पर लग जाती हैं। शकुंतला का भूत भी सदा सदा के लिए भाग जाता है और कोकी बहन भोदी का टॉर्चर फिर से शुरू हो जाता है। पत्नी बनी चुड़ैल। बहुत समय पहले किसी शहर में संजना और अनिल नाम के पति पत्नी रहते थे। एक दिन उनके पड़ोस में रूही और विवेक नाम के पति पत्नी रहने आए और पहले दिन ही उनका संजना और अनिल से झगड़ा हो गया। क्या तुम्हें गाड़ी खड़ी करने नहीं आती? पता नहीं लोग गाड़ी खरीदते ही क्यों हैं। इस तरह रोज छोटी छोटी बातों पर उनका रूही और विवेक से झगड़ा हो ही जाता था। इस सब से तंग आकर एक दिन अनिल ने संजना से कहा, मैं सोच रहा हूँ हमें जगह छोड़कर कहीं और चले जाना चाहिए। लेकिन झगड़ा तो वो हमसे करते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही रूही से इस बारे में बात जरूर करूंगी। रूही, हम तुमसे इतने प्यार से बात करते हैं, फिर भी तुम हमसे झगड़ा करती रहती हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि हम तुमसे बेवजह झगड़ते हैं? हमारे पास तुमसे लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? इस तरह एक बार फिर उनका झगड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद रूही वहाँ से चली गई और संजना दुखी मन से वहीं बेंच पर बैठ गई। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। बेटी, जो औरत तुमसे लड़ रही थी, असल में वो चुड़ैल है। क्या? हाँ, शहर के बाहर जंगल में एक गुफा है, वहाँ एक बहुत अच्छी चुड़ैल रहती है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। संजना जंगल में चुड़ैल के पास आई
उसने चुड़ैल को सारी बात बताई और कहा, लेकिन मैं तो बहुत बूढ़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। एक काम करो, तुम मुझे अपने शरीर में आने दो। तुम्हारे शरीर में आकर मैं तुम्हारी पड़ोसन चुड़ैल को मार दूंगी और फिर तुम वापस मुझे यहीं छोड़ जाना। संजना को चुड़ैल का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। वो तुरंत मान गई। ठीक है, अब तुम मेरे साथ साथ बोलो, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, मेरा शरीर, तुम्हारा शरीर, एक हो जाए हमारा शरीर, एक हो जाए हमारा शरीर। संजना के ऐसा कहते ही चुड़ैल उसके अंदर आ गई और फिर संजना चुड़ैल को लेकर अपने घर आ गई। चुड़ैल जी, वो रहा उस रूही चुड़ैल का घर, चलो उसके घर चलते हैं। तुम तो बहुत भोली हो। आप ऐसे क्यों हंस रही हो? क्योंकि रूही चुड़ैल नहीं है, चुड़ैल तो मैं हूँ। पार्क में उस बूढ़ी औरत के रूप में मैंने ही तुम्हें अपने पास बुलाया था। क्या? असल में मेरा वो शरीर बहुत बूढ़ा हो गया था, इसीलिए तुम्हारे शरीर में आने के लिए मैंने ये सारा खेल रचा। अब मैं तुम्हारा शरीर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस तरह चुड़ैल ने जाल बिछाकर संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसी रात जब अनिल ने कहीं और शिफ्ट होने की बात कही तो चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई और बोली, कौन संजना? मैं तो चुड़ैल हूँ। अब तुम्हारी पत्नी के शरीर पर मेरा कब्जा है। क्या मेरी पत्नी चुड़ैल बन गई? अब तुम्हें इस चुड़ैल पत्नी के साथ ही रहना पड़ेगा। अनिल को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन अनिल ने एक प्लान बनाया। वो उस चुड़ैल से बहुत प्यार से बात करने लगा। चुड़ैल जी, अच्छा हुआ आपने संजना के शरीर पर कब्जा कर लिया। वैसे भी मुझे संजना कौन सी अच्छी लगती थी। आज से आप ही मेरी पत्नी हो। क्या मैं तुम्हारी चुड़ैल पत्नी हूँ? हाँ, लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कहीं आपको संजना के शरीर से कोई निकाल तो नहीं देगा। मुझे इस शरीर से कोई नहीं निकाल सकता। फिर भी कोई तो तरीका होगा जिससे आपको खतरा है। ऐसी तो बस एक ही चीज है, वो है मेरी छड़ी, जिसे मैंने अपनी गुफा में छिपा कर रखा है। अगर कोई मेरी जादू की छड़ी तोड़ दे तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। अगली सुबह जब चुड़ैल गहरी नींद में सो रही थी तब अनिल चुड़ैल की गुफा में गया और जल्दी से उसकी जादुई छड़ी लेकर आ गया। अनिल, तुम मेरी छड़ी के साथ क्या कर रहे हो? चुड़ैल, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ऐसा कहकर अनिल ने छड़ी तोड़ दी। छड़ी के टूटते ही चुड़ैल संजना के शरीर से बाहर आ गई और धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। इस तरह पहले चुड़ैल ने अपनी चालाकी से अनिल की पत्नी के शरीर पर कब्जा किया और फिर अनिल ने अपनी चालाकी से अपनी पत्नी को चुड़ैल से छुड़वाया। 15 अगस्त वाली चुड़ैल। 14 अगस्त की रात थी। रात के 10 बज रहे थे। 2 घंटे बाद आजादी का वह दिन शुरू होने वाला था, जिसे पूरा हिंदुस्तान इंडिपेंडेंस डे कहकर धूमधाम से मनाता है। उसी रात भारत चीन बॉर्डर पर सिपाही पहरा दे रहे थे। अच्छे से पहरा देना होगा। कल 15 अगस्त है। चीनियों का कोई भरोसा नहीं। कल के दिन कोई अनहोनी न कर दे।
चिंता ना कर, चीनी क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। तभी वहाँ एक चुड़ैल आती है। चीन और चिड़िया पर नहीं मार सकती तो क्या हुआ, चीनी चुड़ैल तो तबाही मचा सकती है। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। चुड़ैल को देखकर सिपाही फायरिंग करते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल हंसती हुई हवा में उड़ने लगती है। इमरजेंसी, हेलो हेलो, इमरजेंसी। 15 अगस्त की सुबह हुई। बाल मोहन विद्या मंदिर के सारे बच्चे और टीचर्स मैदान में इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल मेहरा बच्चों को संबोधित करने लगे। प्यारे बच्चों और शिक्षकों, आज ही के दिन हमें आजादी मिली थी। हमारी आजादी के लिए अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जो आ रही है वो महान स्वतंत्रता सेनानी गोविंद जी निहलानी की परपोती मशहूर लॉयर नंदा श्रॉफ है। नंदा जी निकल चुकी है, कुछ ही देर में वे हमारे बीच होगी। नंदा श्रॉफ की कार बाल मोहन विद्या मंदिर की तरफ निकल आ रही थी। शामू जल्दी चलो, प्रिंसिपल सर के 3 कॉल आ चुके हैं। जी मैडम। चुड़ैल उड़ती उड़ती आती है और कार के छत पर बैठ जाती है। ओहो, ये तो चीफ गेस्ट की गाड़ी है। लगता है ध्वजारोहण करने जा रही है, पर चीफ गेस्ट तो मैं ही हूँ हिंदुस्तान की। तबाही मचाने आई हूँ और तबाही मचा कर जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल छत पर कूदती है और नीचे कार में उतरकर नंदा श्रॉफ के शरीर में घुस जाती है। नंदा श्रॉफ चुड़ैल के वश में हो जाती है और हंसने लगती है। क्या हुआ मैडम, हंस क्यों रही हैं आप? बकवास बंद कर और गाड़ी चला चुपचाप। सॉरी मैडम। गाड़ी बाल मोहन विद्या मंदिर पहुंच जाती है। हमारी प्रमुख अतिथि नंदा जी आ चुकी है। प्रिंसिपल कार के पास आते हैं। नंदा कार से उतरती है। वेलकम मैडम, आइए। प्रिंसिपल नंदा के साथ स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों को देखकर नंदा के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आती है। ओहो, इतने सारे बच्चे, ये बच्चे हिंदुस्तान का भविष्य है ना। मैं इन बच्चों को ही मिटा दूंगी, हिंदुस्तान के सारे बच्चे मिटा दूंगी। ना रहेंगे बच्चे, ना रहेगा हिंदुस्तान। और इसके बाद प्रिंसिपल नंदा को लेकर स्टेज पर पहुंचता है। बच्चों, नंदा जी स्टेज पर आ गई है। अब मैं नंदा जी को विनती करता हूँ कि कृपया आप ध्वजारोहण करने के लिए आगे बढ़िए। चलिए मैडम। अचानक नंदा जोर जोर से हंसने लगती है। उसका रवैया बदल जाता है, आंखें लाल हो जाती है, बाल बिखर जाते हैं। यह देखकर सारे बच्चे चौंक जाते हैं। मैं नंदा नहीं, चुड़ैल हूँ, चीनी चुड़ैल। नंदा को मैंने वश में किया है। मैं तुम सबको तबाह करने आई हूँ। आज ही के दिन तुम्हें आजादी मिली थी और आज ही के दिन तुम सब तबाह हो जाओगे। ऐसा कहकर हंसने लगती है। बच्चे डर जाते हैं। बच्चों, डरना नहीं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब तक हम सारे भारतीय एक हैं, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वह कोई दुश्मन देश हो या फिर दुश्मन देश से आई कोई चुड़ैल हो। बेवकूफो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं चुड़ैल हूँ। ना मुझे मारने के लिए तुम्हारे पास कोई हथियार है, ना मैं किसी हथियार से मरती हूँ। एक हथियार है हमारे पास और वह है राष्ट्रभक्ति। हमारी राष्ट्रभक्ति ही तुम्हें खत्म कर देगी। नंदा जी, भले ही इस चुड़ैल ने आपको वश में किया है, पर आप एक महान सेनानी की परपोती है, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ध्वजारोहण तो आप ही के हाथों होगा। नंदा जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? ये पूरी तरह मेरे वश में है, ये तुम्हें नहीं सुन सकती। नंदा जी, मैं कहता हूँ आगे बढ़िए। आपकी रगों में एक स्वतंत्र सेनानी का खून है, आप कमजोर नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ आगे बढ़िए, ध्वजारोहण कीजिए। मैं भी देखती हूँ ये कैसे आगे बढ़ती है। नंदा जी, आपको देश की कसम, आगे बढ़िए। और चुड़ैल हंसती है। अचानक नंदा धीरे धीरे एक एक कदम बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ाने लगती है। ये कैसे हो रहा है? ये तो मेरे वश में है। नंदा जी, आगे बढ़ते रहिए, ये चुड़ैल हमें नहीं रोक सकती। इसके बाद नंदा चुड़ैल को खींचती हुई आगे बढ़ती है। नंदा ध्वज स्तंभ के पास पहुंच जाती है।
बच्चों डरना नहीं, मुझे विश्वास है हमारी राष्ट्रभक्ति के आगे यह चुड़ैल टिक नहीं पाएगी। हमारी राष्ट्रभक्ति का इम्तिहान है, एक साथ सावधान। सारे बच्चे बिना डरे सावधान की स्थिति में आते हैं। नंदा जी तिरंगा फहराइए। और नंदा हाथ आगे बढ़ाती है और ध्वज स्तंभ को छू लेती है। जैसे ही नंदा ध्वज स्तंभ को छूती है, चुड़ैल नंदा के शरीर से चीखती हुई झटका खाकर बाहर आती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! और इसके बाद बच्चे राष्ट्रगीत शुरू करते हैं। भूतिया आईना। बहुत समय पहले कॉलेज की दो लड़कियां मेनका और सुनैना एक नए शहर में पढ़ने के लिए आई। उन्होंने कॉलेज के पास ही एक मकान ले लिया और अपने सामान के साथ वहाँ शिफ्ट हो गई। आखिर हम अपने नए घर में आ ही गए। हाँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ मेनका। आज तुम खाना बना लो प्लीज, मैं नहा कर आती हूँ। ठीक है। सुनैना नहाने का सामान लेकर बाथरूम में आई। तभी उसे बाथरूम में बड़ा सा शीशा लगा हुआ दिखाई दिया और वो उस शीशे में खुद को देखने लगी। ये शीशा तो बहुत अच्छा है, मैं इस शीशे में बहुत अच्छी दिख रही हूँ। दूसरी तरफ मेनका ने खाना बनाकर तैयार कर लिया था और फिर सुनैना को आवाज लगाई, सुनैना आ जाओ, खाना रेडी है। लेकिन बहुत आवाज लगाने पर भी सुनैना नहीं आई। मेनका उसे ढूंढती हुई बाथरूम तक आ गई। सुनैना, अब नहा लिया हो तो आ भी जाओ। लेकिन जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो मेनका ने दरवाजे को हाथ लगाया। उसके हाथ लगाते ही दरवाजा खुल गया। मेनका ने देखा तो सुनैना अंदर नहीं थी। वो पूरे घर में सुनैना को ढूंढने लगी, लेकिन उसे सुनैना कहीं नहीं मिली। वो जोर जोर से रोने लगी। सुनैना तुम कहाँ हो? उसकी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी उसके घर आ गए। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैं आज ही अपनी सहेली के साथ यहाँ रहने आई हूँ, लेकिन पता नहीं सुनैना कहाँ चली गई। तुम चिंता मत करो, आओ हम उसे मिलकर ढूंढते हैं। तभी अचानक सुनैना बाथरूम से निकलकर बाहर आती है। सुनैना, तुम बाथरूम में थी? लेकिन मैंने तो बाथरूम में चेक किया था। तुमसे कुछ गलती हो गई होगी, मैं तो बाथरूम में ही नहा रही थी। चलो छोड़ो वो सब, आओ खाना खाते हैं। फिर जैसे ही वो खाना खाने लगे, सुनैना खाने पर टूट पड़ी। वो ऐसे खाना खा रही थी जैसे उसने कई सालों से खाना ना खाया हो। सुनैना, ये तुम कैसे खा रही हो? चुप करो, मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? मुझे डर लग रहा है। अगले दिन मेनका ने सुनैना से कहा, सुनैना, मैंने नहा लिया, अब तुम भी नहा लो। मुझे नहाना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मुझे दोबारा नहाने के लिए मत कहना। सुनैना के व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव को देखकर मेनका को चिंता होने लगी। एक दिन मेनका सुनैना के नाम का प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर गई। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, पिछले कुछ दिनों से मेरी सहेली सुनैना बहुत बदल गई है। ना वो मुझसे ठीक से बात करती है और न नहाती है, और खाना तो वो एकदम जानवरों की तरह खाती है। तुम चिंता मत करो बेटी, उसे ये भगवान पे चढ़ाया हुआ प्रसाद खिलाना, वो ठीक हो जाएगा। प्रसाद लेकर मेनका घर आ गई। सुनैना, मैं मंदिर से तुम्हारे लिए प्रसाद लाई हूँ। ये कहकर मेनका ने जैसे ही सुनैना के हाथ में प्रसाद रखा, सुनैना ने प्रसाद को जमीन पर फेंक दिया और वो गुस्से में चिल्लाने लगी, मुझसे दूर करो प्रसाद, नहीं चाहिए, दूर हो जा मुझसे। सुनैना के हाव भाव और डरावनी आवाज सुनकर मेनका समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो पड़ोसियों के पास गई और उन्हें पूरी बात बताकर उन्हें अपने साथ ले आई। मैं जानती हूँ तुम सुनैना नहीं हो, मेरी सहेली के शरीर को छोड़ दो, नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर सुनैना डरकर बाथरूम में भाग गई। मेनका और बाकी सभी उसका पीछा करते हुए बाथरूम में आ गए। फिर अचानक सुनैना अपने असली भूतिया रूप में आ गई और हंसते हुए बाथरूम में लगे शीशे के अंदर चली गई। तुम भूतनी हो। तुमने सही कहा, मैं शीशे की दुनिया की भूतनी हूँ।
कुछ नहीं कहेंगे, बस मुझे ये बता दो कि सुनैना कहाँ है। उसे तो मैंने पहले ही मार दिया था और इतने दिनों से उसकी जगह मैं तुम्हारे साथ रह रही थी। ये रही तुम्हारी सहेली सुनैना। अपनी सहेली को मरा हुआ देखकर मेनका को बहुत दुख हुआ, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, इसीलिए चुपचाप खड़ी ये सब देखती गई। इस तरह शीशे की दुनिया में आई बाथरूम की भूतनी सुनैना को मारकर अपने साथ ले गई। टिकटॉक वाली चुड़ैल। मुंबई के SKS कॉलेज में रवि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। रवि के सारे दोस्त टिकटॉक यूज करते थे, इसीलिए उन्हें देखकर रवि ने भी टिकटॉक पर अपना अकाउंट बना लिया। रवि कई दिनों से टिकटॉक बना रहा था, पर उसके फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे थे। एक दिन रवि कॉलेज से घर लौटा और अपना फोन चेक किया तो उसे एक नया टिकटॉक वीडियो चैलेंज दिखा। उस वीडियो में एक लड़की शहर की एक सुनसान भूतिया बिल्डिंग में जाकर आई एम डेयरडेविल कहती है और दूसरे टिकटॉक वालों को ऐसा करने के लिए चैलेंज करती है। मुंबई में उस बिल्डिंग के बारे में कई अफवाहें थी, लेकिन फॉलोअर्स के लिए रवि ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। ये सही मौका है फॉलोइंग बढ़ाने का। रवि के दोस्त अरुण ने उसे बिल्डिंग में जाने से मना किया, पर वो नहीं माना और अगले दिन ही भूतिया बिल्डिंग में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए चला गया। रवि ने रिकॉर्डिंग चालू करके जैसे ही आई एम डेयरडेविल कहा तो उसके पीछे दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और बिल्डिंग में जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। कौन है भाई? मजाक मत करो यार, जो भी हो सामने आ जाओ। तभी उसके सामने एक भयानक चुड़ैल आ जाती है और मोबाइल पर रवि की रिकॉर्डिंग करने लगती है। मजाक नहीं, मौत, तेरी मौत होने वाली है। ये कहते हुए वो रवि पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। रवि की तरह ही आरिफ नाम का एक लड़का भी चैलेंज के लिए उस बिल्डिंग में आया, तो उस चुड़ैल ने उसे भी मार दिया और वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दिया। रोज रोज हो रही मौत के कारण लोग घबरा गए और टिकटॉक चलाना ही छोड़ दिया, और अगर गलती से भी कोई उस चुड़ैल का टिकटॉक वीडियो देख लेता तो वो सम्मोहित हो जाता और उस भूतिया बिल्डिंग में चला जाता और वो टिकटॉक वाली चुड़ैल उन्हें बेरहमी से मार देती थी। टिकटॉक वाली चुड़ैल की बात पूरे शहर में फैल गई। एक दिन अरुण अपने चाचा को रवि के बारे में बताता है। बच्चों को 10 बार कहा था कि वो बिल्डिंग भूतिया है, उससे दूर रहो, लेकिन ये आजकल के बच्चे हमारी सुनते कहाँ हैं और फिर पछताते हैं। नहीं चाचा, मुझे बात कुछ और लग रही है। अगर उस बिल्डिंग में चुड़ैल है तो इस चैलेंज वाली लड़की को उसने क्यों नहीं कुछ किया? बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन इसका जवाब तो ये लड़की ही दे सकती है। फिर सब लोग मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और चैलेंज वाली लड़की के बारे में पूछताछ करते हैं। कुछ देर फाइल्स देखने के बाद पुलिस। कुछ महीनों पहले ही इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है। इसका नाम श्रुति है और ये 2 महीनों से लापता है, लेकिन फिर उसने ये वीडियो कैसे और क्यों बनाया? मामला कुछ गंभीर लगता है। फिर पुलिस उस बिल्डिंग की जांच के लिए जाती है, लेकिन उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। सर, वो चुड़ैल टिकटॉक वीडियो बनाने वालों को ही मार रही है, तो शायद टिकटॉक बनाने पर ही हमारे सामने आएगी। फिर अरुण रिकॉर्डिंग चालू करके कहता है आई एम डेयरडेविल, और ऐसा कहते ही वो चुड़ैल सबके सामने आ जाती है। क्या बात
रात है, आज मरने के लिए पूरी बारात आई है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी विदाई भी अच्छे से करूंगी। और चुड़ैल अरुण पर झपट पड़ती है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर अपने गले का तावीज चुड़ैल के गले में डाल देता है, जिससे चुड़ैल तड़पने लगती है। बता, तू लोगों को क्यों मार रही है? बता, नहीं तो तुझे ताबीज से अभी जला दूंगा। मैं अपना बदला पूरा कर रही हूँ, अपनी मौत का बदला। मैं टिकटॉक पर काफी फेमस हो गई थी और इस बात से मेरे दोस्त मुझसे जलते थे। एक दिन मेरे एक दोस्त ने इस बिल्डिंग में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए मुझे बुलाया और मार दिया। इस टिकटॉक की वजह से मेरी मौत हो गई। इसीलिए जब तक मैं सारे टिकटॉक वालों को नहीं मार देती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कहते हुए चुड़ैल तावीज को तोड़ के फेंक देती है और इंस्पेक्टर को गले से पकड़ हवा में उड़ा देती है। चुड़ैल इंस्पेक्टर को मारने ही वाली होती है कि तभी अरुण के चाचा श्रुति यानी चुड़ैल के माता पिता को लेकर वहाँ आ जाते हैं। रुक जाओ बेटी, इन्हें छोड़ दो, इसमें इनकी कोई गलती नहीं, छोड़ दो इन्हें। अपने माता पिता को देखकर चुड़ैल शांत हो जाती है और रोने लगती है। मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। बस तुम लोगों को मारना बंद कर दो। किसी एक की गलती की सजा सबको देना बदला नहीं होता। फिर पुलिस श्रुति के दोस्त को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दिलाती है और श्रुति की आत्मा की मुक्ति हो जाती है। चुड़ैल का गुलाम। बहुत समय पहले एक शहर में बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती थी। फिर अचानक उस शहर में चोरियां होने लगी। भगवान, किसी ने मेरी ज्वेलरी की दुकान लूट ली। असल में ये चोरियां उसी शहर के बाहर एक पुराने खंडर में रहने वाली बूढ़ी चुड़ैल करवा रही थी। उसने काले जादू से गुड्डू नाम के एक आदमी को अपना गुलाम बनाया हुआ था और वो उससे हर रात चोरियां करवाती थी। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, अपने गुलाम से चोरी करवाऊं। इस तरह चुड़ैल रोज रात को अपने गुलाम से चोरियां करवाती थी। एक दिन उस शहर के पुलिस कमिश्नर ने जय दीक्षित नाम के एक पुलिस वाले को बुलाया और कहा, जय, शहर में बहुत चोरियां हो रही है। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द चोर को पकड़ो। आप चिंता मत कीजिए सर, चोर जितना भी चालाक हो, एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। और फिर जय ने चोर को पकड़ने के लिए प्लानिंग शुरू कर दी। उसने शहर के सभी बड़ी दुकानों के बाहर पुलिस वाले खड़े कर दिए। अब देखता हूँ वो चोर कैसे बच के जाता है। जैसे ही रात हुई, चुड़ैल का गुलाम चोर बाजार आया। यहाँ तो हर दुकान के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। मुझे कुछ सोचना होगा। तभी उसे एक आइडिया आया। चुड़ैल मालकिन से कहता हूँ, वो मुझे जादू से दुकान के अंदर भेज देंगे। अब चुड़ैल मालकिन जी, यहाँ तो हर जगह पुलिस वाले खड़े हैं, अब आप ही कुछ कीजिए। छड़ी घुमाऊं, जादू चलाऊं, अपने गुलाम को दुकान के अंदर पहुंचाऊं। चुड़ैल के ऐसा कहते ही चोर गायब होकर दुकान के अंदर आ गया। यहाँ तो बहुत सारी सोने की ज्वेलरीज हैं। इतना सारा सोना देखकर तो चुड़ैल मालकिन बहुत खुश होंगी। और फिर सारा सोना और कीमती हीरे एक बड़े से बैग में डालकर उसने एक बार फिर चुड़ैल से कहा, चुड़ैल मालकिन जी, मैंने चोरी कर ली। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल के जादू से गायब होकर चुड़ैल के पास पहुंच गया। नहीं छोड़ूंगी कोई भी कोना, चुरा लूंगी सारा सोना।
दूसरी तरफ जय को लगा कि चोर चोरी करने आया ही नहीं, लेकिन जब सुबह सब दुकानें खुली तब पता चला कि सेठ धनीराम की दुकान पर से ये सब चोरी हो गया है। मेरा दुकान है और मेरा सारा सोना चोरी हो गया। ये सब देखकर जय को कुछ समझ नहीं आया। जय वहाँ से सीधे जेल में बंद एक तांत्रिक के पास पहुँचा। काले तांत्रिक, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन तुमने मेरी काली जादुई की किताब छीनकर मुझे जेल में बंद कर दिया था, तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? वो इसलिए, अगर तुमने मेरी इस चोर को पकड़ने में मदद की तो मैं तुम्हें छुड़वा दूंगा। ठीक है। इसके बाद जय ने तांत्रिक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उसी रात को दोनों बाजार में चोर का इंतजार करने लगे। बहुत देर बाद इंतजार करने पर उन्हें एक चोर दबे पांव आता दिखाई दिया। लगता है यही वो चोर है। तांत्रिक, तुम अपना काम करो। इस चोर की काली आंखें देखकर लगता है इसे किसी ने वश में किया हुआ है। मुझे इसे वश से मुक्त कराना होगा। तांत्रिक ने किताब से एक मंत्र पढ़ा। तांत्रिक की किताब में जादू, किताब के जादू, उठा दे इसके आंखों से जादू। तांत्रिक का मंत्र खत्म होते ही गुड्डू चुड़ैल के वश से आजाद हो गया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उस चुड़ैल ने वश में किया हुआ था। रो मत और हमें उस चुड़ैल के पास ले चलो। गुड्डू उन्हें चुड़ैल के खंडहर में ले आया। तुम सब यहाँ कैसे आए और तुमने मेरे गुलाम को क्या किया? तुम्हारा गुलाम अब आजाद है और तुम काले जादू और चोरी करने के जुर्म में जेल जाओगी। तांत्रिक, इस बूढ़ी चुड़ैल पर ऐसा मंत्र मारो कि ये कभी कोई जादू ना कर सके। तांत्रिक, चुड़ैल, बूढ़ी चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए फेल। इस तरह इंस्पेक्टर जय ने एक तांत्रिक की मदद से गुड्डू को चुड़ैल के जादू से आजाद करवाया और चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए बंद करवाकर उसे जेल में बंद कर दिया। भूतनी आंटी। बहुत समय पहले जंगल में एक बहुत ताकतवर भूतनी अपनी भूतनी बेटी के साथ रहती थी। भूतनी अपनी बेटी का बहुत ध्यान रखती थी। वो रोज जंगल से नए और मुलायम जानवर लाकर उसे खिलाया करती थी। माँ, ये खरगोश बहुत मुलायम है, लेकिन ये बहुत छोटा सा था। इसीलिए कल आप मेरे लिए एक मोटी सी भैंस लाना। ठीक है बेटी। मेरी बेटी छोटी छोटी, भैंस मांगे मोटी मोटी। ऐसे ही समय बीतता गया। अब भूतनी बूढ़ी हो गई और बीमार रहने लगी। अब उसकी जगह उसकी बेटी खाने के लिए जानवर पकड़कर लाने लगी। एक दिन बूढ़ी भूतनी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करो। बताओ माँ। बेटी, जब मैं छोटी सी थी तब एक बार मेरी माँ शहर से एक मोटा और मुलायम इंसानी बच्चा खाने के लिए लाई थी। मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले मैं एक बार फिर से इंसानी बच्चे का स्वाद चखूं। ठीक है माँ, फिर तो आपके अगले जन्मदिन पर हम इंसानी बच्चा ही खाएंगे। इंसानी बच्चे की तलाश में भूतनी शहर की तरफ चल दी। जंगल से मैं आई हूँ, शहर को मैं जाऊंगी। इंसानी बच्चा खाकर अपनी माँ का जन्मदिन मनाऊंगी।
शहर पहुंचकर उसने बहुत सारे बच्चे देखे, लेकिन कोई भी बच्चा उसे पसंद नहीं आया। तभी उसकी नजर गट्टू पर पड़ी। ये बच्चा मुझे मुलायम लग रहा है, लेकिन ये तो बहुत पतला है। इसे तो अकेले माँ ही खा जाएगी, फिर मुझे क्या मिलेगा? कोई बात नहीं, मैं इसे खिला खिला कर मोटा कर दूंगी। और वो एक बहुत सुंदर आंटी का रूप लेकर गट्टू के पड़ोस में रहने लगी। फिर एक दिन वो गाजर का हलवा लेकर गट्टू के घर गई। मैं गट्टू के लिए गाजर का हलवा लाई हूँ। थैंक यू आंटी। अब भूतनी रोज किसी न किसी बहाने से गट्टू को स्वादिष्ट खाना खिलाने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना खाकर गट्टू बहुत मोटा हो गया। भूखी भूतनी का खाना खाकर गट्टू हो गया मोटा मोटा। अब मोटे गट्टू को खाकर भूतनी भी होगी मोटी मोटी। अगले ही दिन भूतनी आंटी ने गट्टू से कहा, मैं शहर से थोड़ी दूर बने रेस्टोरेंट पर खाना खाने जा रही हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हाँ हाँ, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और फिर भूतनी गट्टू को अपने साथ लेकर जंगल की तरफ चल दी। जैसे ही गट्टू ने जंगल देखा, उसने भूतनी से पूछा, आंटी, आप मुझे जंगल में क्यों ले आई? आपने तो कहा था हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं। तभी अचानक भूतनी अपने असली रूप में आ गई। तुमने बहुत कुछ खा लिया गट्टू, अब हमारे खाने की बारी है। अब तो भूतनी आंटी हो। भूतनी गट्टू को लेकर अपनी मम्मी के पास आ गई। माँ, देखो, मैं इंसानी बच्चा लाई हूँ। इसे खाने में तो बहुत मजा आएगा। उन्हें इस तरह से बातें करते देख गट्टू समझ गया कि उसे इन भूतनियों से बचने के लिए जल्द से जल्द कुछ सोचना पड़ेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। अब तुमने मन बना ही लिया है तो तुम मुझे खा लो, लेकिन तुम दोनों में से मेरा दिल कौन खाएगा? इंसान के शरीर में उसका दिल सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है, और जो उसे एक बार खा ले वो उसका स्वाद कभी नहीं भूलता। वैसे मुझे लगता है मेरा दिल भूतनी आंटी को खाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत जो की है। नहीं नहीं, तुम्हारा दिल तो मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मेरे कहने पर ही तुम्हारी भूतनी आंटी तुम्हें शहर से पकड़ कर लाई है। लेकिन मेहनत तो ज्यादा मैंने ही की है। जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ ने मुझे बच्चे का दिल नहीं खिलाया था, इसीलिए इसका दिल तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कैसे? मैंने ज्यादा मेहनत की है तो दिल तो मैं ही खाऊंगी। और फिर देखते ही देखते बहस लड़ाई में बदल गई। बूढ़ी भूतनी ने भूतनी पर जोर से वार किया, फिर भूतनी ने भी बूढ़ी भूतनी पर वार किया। इस तरह दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए और गट्टू वहाँ से बचकर भाग गया।